नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे खास बीमारी को लेकर जो कि आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, मिर्गी। मिर्गी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर ब्रजलाल चौधरी, जो कि न्यूरोलॉजी कंसल्टेंट है मणिपाल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप न्यूरोलॉजी से स्पेशलिस्ट हैं, क्या है मिर्गी, हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा। देखो, मिर्गी को समझने के लिए अपने को पहले मिर्गी और दौरे में डिफरेंस, अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। तो दौरे क्या होते हैं? दौरे मिर्गी का ही एक सिम्टम होता है। जब रिकरेंट दौरे होते हैं, बार बार दौरे होते हैं, तो उस बीमारी को अपन मिर्गी बोलते हैं। मिर्गी के लिए कम से कम 2 दौरे ज़रूरी होते हैं। जब 2 दौरे 24 घंटे के अंतराल से आते हैं और उनको यदि प्रवोक नहीं किया जाए, प्रवोक का मतलब क्या है कि जैसे या तो किसी मरीज़ में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाए, जैसे सोडियम पोटेशियम ऊपर नीचे हो जाए, या कैल्शियम ऊपर नीचे हो जाए, या फिर पेशेंट की शुगर ऊपर नीचे हो जाए, या कोई और जैसे कोई दवाई की वजह से दौरे आ जाएं, तो उसको अपन मिर्गी नहीं बोलते हैं। मिर्गी बोलने के लिए 2 या 2 से अधिक अनप्रोवोक्ड दौरे होने चाहिए, तब उस कंडीशन को अपन मिर्गी बोलते हैं। कितने प्रकार की होती है मिर्गी? देखो, मिर्गी को अपन सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पे ही क्लासीफाई करते हैं। मिर्गी का जो जैसे दौरे का जो ऑनसेट है, उसके आधार पे अपन मिर्गी को क्लासीफाई करते हैं। तो दौरे का जो ऑनसेट है वो फोकल हो सकता है। फोकल का मतलब आंशिक दौरे, और या फिर जनरलाइज्ड ऑनसेट हो सकता है। जनरलाइज्ड का मतलब है कि पूरी बॉडी में एक साथ जब दौरे होने लगें, या फिर कई बार अननोन ऑनसेट भी हो सकता है। अननोन का मतलब जब अपने को कोई सिम्टोमेटोलॉजी पता नहीं है। फिर जो आंशिक दौरे हैं या फोकल दौरे हैं, उनको फर्दर अपन क्लासीफाई करते हैं कि पेशेंट की जो अवेयरनेस है, यानी जो कॉन्शियसनेस लूज हुई है या नहीं हुई है। फिर उसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं अपन कि मोटर ऑनसेट है या नॉन मोटर ऑनसेट है। इसका मतलब क्या है कि मोटर ऑनसेट का मतलब कि बॉडी के अंदर कोई अंग मरीज का जो हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, और नॉन मोटर का मतलब उसमें नहीं हिल रहा है। इसी आधार पे अपन जनरलाइज्ड ऑनसेट जो एपिलेप्सी है, उसको भी अपन फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि मोटर ऑनसेट है या नॉन मोटर ऑनसेट है। फिर मोटर ऑनसेट को भी अपन फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि कोई टॉनिक पोस्चरिंग हो रही है या क्लॉनिक मूवमेंट हो रही है। इस तरीके से अपन मिर्गी को क्लासीफाई करते हैं। सिम्टम्स की बात करें मिर्गी की, तो किस तरह सिम्टम्स होते हैं मिर्गी के, कैसे पता चले, क्या लक्षण होते हैं मिर्गी के? देखो, मिर्गी के सिम्टम्स के आधार पे ही मिर्गी को अपन क्लासीफाई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यदि फोकल ऑनसेट है सीजर का, फोकल ऑनसेट में यदि मोटर ऑनसेट है, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट को बॉडी मतलब पेशेंट के बॉडी का कोई पार्ट में मूवमेंट चालू होगी। यदि मोटर ऑनसेट है तो जैसे हाथ के अंदर मूवमेंट चालू हुई और वो बढ़ के धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल सकती है, तो इसको तो अपन मोटर ऑनसेट फोकल सीजर कहते हैं। या और जनरलाइज्ड ऑनसेट में क्या होता है कि एकदम से पूरी बॉडी में ही अकड़न आएगी। अकड़न के साथ में फिर बाद में कई बार क्लॉनिक मूवमेंट चालू हो जाएंगी, दांतों का बंद हो जाना, आँखों का ऊपर चढ़ जाना, कई बार जीभ का कट जाना, साथ में कई बार यूरिनेशन या डिफिकेशन, पेशाब या टॉयलेट मतलब निकल जाना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे कहेंगे, आम दर्शकों को कैसे बताएंगे कि मिर्गी एक बीमारी है? क्योंकि एक जनरल धारणा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो, या रूढ़िवादी जो लोग हैं वो एक कलंक या हीन भावना से देखते हैं मिर्गी की बीमारी को। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने इंडिया में, अपने भारत में अभी भी मिर्गी को एक कलंक और एक तरीके से मतलब ये माना जाता है कि ये कोई भूत प्रेत का साया है, या मतलब ऐसा कह सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पूरी अपनी पॉपुलेशन में अवेयरनेस इस चीज़ की बहुत ज़रूरी है कि मिर्गी एक बीमारी है, कोई कलंक नहीं है। अभी भी अपन आप जाएंगे मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में, गांव में जाएंगे, तो वहाँ जो मिर्गी के मरीजों को ऐसा समझा जाता है कि कोई ऊपर का साया है। तो उस चक्कर में वो कई बार इधर उधर मरीजों को दिखाते रहते हैं, तो उससे कभी वो ठीक नहीं होते, और कई बार इससे मरीजों को कई बार परमानेंट डिसेबिलिटी और कई बार मौत के शिकार भी होते हैं। तो ये कोई कलंक नहीं है, ये एक बीमारी है, ट्रीटेबल है, इसका ट्रीटमेंट है। अपन मिर्गी को कई बार जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं और कई बार इसको अपन पूर्णतया कंट्रोल कर सकते हैं। मिर्गी की बीमारी होती कैसी है? क्या संक्रामक बीमारी है या जेनेटिक है? देखो, मिर्गी की जो बीमारी है वो संक्रामक तो बिल्कुल भी नहीं होती है। कई बार ये भी मिथ पब्लिक में ऐसा है कि मिर्गी एक को है तो वो किसी दूसरे को फैल सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिर्गी कभी भी संक्रामक नहीं होती। जेनेटिक कुछ केसेज में देखने को मिलती है, जैसे फैमिली में मान के चलो मदर फादर में है, तो ऐसा नहीं है कि 100% बच्चों में होगा, ऐसा नहीं है। कई बार 2 to 4% केसेज में बच्चों में भी आ सकती है, या कई बार एक भाई को है तो उसकी सिस्टर या ब्रदर को भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% होगी, कुछ परसेंट केसेज में ही जेनेटिक हो सकती है, और कुछ केसेज में इडियोपैथिक होती है। ये कई बार रीज़न पता भी नहीं चलता, ऐसा भी होता है। डॉक्टर साहब, आप
तो एक्सपर्ट हैं, लंबे टाइम से मिर्गी के पेशेंटों को देख भी रहे हैं। क्या लग रहा है, मिर्गी के पेशेंट अब बढ़ते जा रहे हैं? क्या वजह मानते हैं कि क्यों बढ़ रहे हैं मिर्गी के पेशेंट्स अब? देखो, मिर्गी के पेशेंट बढ़ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। दूसरा, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आजकल पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे मरीजों को। आजकल इवन गांव में भी जब बाहर इधर उधर मरीजों को दिखाते हैं और जब आराम नहीं पड़ता तो वो हॉस्पिटल का भी सहारा लेते हैं। तो वहाँ पे जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो फिर पता चलता है कि भाई ये मिर्गी की बीमारी है और इसका इलाज संभव है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पहले ये जो थी अंडर डिटेक्टेबल थी मिर्गी की बीमारी, अब डिटेक्ट होने लग गई है और इसका ट्रीटमेंट चालू हो गया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अपन मरीज बढ़ रहे हैं। पहले अपन उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अभी उनका अपन डिटेक्ट कर पा रहे हैं मिर्गी की बीमारी को और इसका इलाज भी कर पा रहे हैं। आज बहुत आसानी से डिटेक्ट कर रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखोगे तो आपके पास पेशेंट आते भी होंगे कि वो बहुत जल्दी से या बहुत आसानी से मिर्गी को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर पॉजिटिव नहीं है। कहीं ना कहीं आज भी मिर्गी को लेकर एक नेगेटिव मानसिकता बनी हुई है। क्या करना चाहिए या क्या कहेंगे उन लोगों को? देखो, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसा आपने बताया कि इसको एक कलंक माना जाता है, अभी भी गांव में ऐसा माना जाता है। और स्पेशली इसमें मेल फीमेल के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि किसी फीमेल को एपिलेप्सी की बीमारी है तो उसके पेरेंट कभी उस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि यदि अपन ये पता चलेगा तो फिर उनकी बच्चे की शादी में दिक्कत आ सकती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। और कई बार शादी हो भी जाती है तो जो मान के चलो वो चाहे डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मेडिसिन चल रही हैं, तो उसके बाद भी वो लड़की कई बार मतलब अपनी ससुराल में बताती नहीं है। तो वो कई बार छुप छुप के मेडिसिन खाती है और इस चक्कर में वो कई बार अपना ट्रीटमेंट भी रेगुलर नहीं रख पाती। तो कई बार जैसे मेडिसिन का डोज पूरा होता है या ख़त्म हो जाता है तो वो कई बार ना तो अपने हस्बैंड को बता पाती है, ना ससुराल वालों को बता पाती है। तो इस चक्कर में ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू होता है तो फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। तो जब उनको पहली बार पता लगता है तो वो भी फिर ऐसा सोचते हैं कि कोई ऊपर का साया है या कोई भूत प्रेत की साया है, तो वो भी फिर कई बार उस चक्कर में फिर से घुमाते रहते हैं मरीज को। तो इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में? देखो, ऐसी सिचुएशंस में तो यही है कि सबसे बढ़िया तो अपने को अवेयरनेस, इवन गांव-गांव में अपने को अवेयरनेस मिर्गी के बारे में फैलानी चाहिए कि ये कोई ऐसा कलंक नहीं है, ये एक बीमारी है जिसका अपन इलाज आराम से कर सकते हैं, जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जब अवेयरनेस फैलेगी, बीमारी के बारे में सबको पता चलेगा तो ट्रीटमेंट लेंगे और ये कलंक जो है वो हटेगा तो फिर सब कुछ ठीक होना चाहिए। अच्छा, आप लंबे टाइम से मिर्गी के पेशेंटों को देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ किस कैटेगरी के पेशेंट ज़्यादा होते हैं मिर्गी की? किस उम्र को ज़्यादा प्रभावित करती है मिर्गी जो बीमारी है, वो किस उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है? देखो, मिर्गी का ऐसे उम्र का अपन परसेंटेज में तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन हर एज ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं उसको प्रभावित करती है। पर उसमें जो कॉज होते हैं मिर्गी के वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अपन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और बच्चों की बात करें तो उसमें जो मिर्गी के रीजन्स होते हैं वो कई बार, जैसे बच्चे का जो बर्थ के टाइम पे इंजरी होती है ब्रेन को, तो उसकी वजह से कई बार दौरे पड़ने लगते हैं। या फिर बच्चों में कई बार जो कैल्शियम है उसका लेवल ऊपर नीचे होने से, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपर कैल्सीमिया होने की वजह से भी कई बार दौरे पड़ने लगते हैं। जैसे फिर उम्र बढ़ती है, बच्चा किशोरावस्था में आता है या मतलब अर्ली एडल्टहुड में आता है, तो कई बार जो नशे की आदत पड़ती है, कई बार अल्कोहल के विड्रॉल की वजह से या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी दौरे हो सकते हैं। या कई बार हेड ट्रॉमा की वजह से जब ब्रेन में कई बार धब्बे बनते हैं तो उससे लेटर ऑन एपिलेप्सी डेवलप हो जाती है। अपन और उम्र की तरफ बढ़ते हैं, जब अडल्टहुड या अपन और 50-40s की बात करते हैं तो कई बार फिर अदर बीमारीज भी शुरू हो जाती हैं, लाइक स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ये चालू हो जाता है। तो उसकी वजह से भी ब्रेन में धब्बे होते हैं, तो उससे लेटर ऑन एपिलेप्सी डेवलप हो जाती है। तो एज वाइज जो कॉज है मिर्गी के वो अलग अलग हैं, लेकिन ये वाइड स्प्रेड है और अपन ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते, परसेंटेज अपन नहीं दे सकते कि भाई उनमें ज़्यादा होती है। ये ऑलमोस्ट ऑल एज ग्रुप में कॉमन है। अच्छा, क्या मेल फीमेल में कैटेगराइज किया जा सकता है कि जेंडर वाइज की किस जेंडर में ज़्यादा बीमारी होती है मिर्गी की? देखो, इसमें भी ऐसा है कि कुछ एपिलेप्सी सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे अपन जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी की एक बात करते हैं तो वो फीमेल्स में थोड़ा कॉमन होती है। पर अपन ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल अपन ये कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते कि फीमेल्स में ज़्यादा होती है। कुछ सिंड्रोम्स फीमेल में ज़्यादा होते हैं, कुछ सिंड्रोम्स मेल में ज़्यादा होते हैं, ये बात है। अच्छा, मिर्गी की हम बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं, इसके इलाज की बात करें तो किस तरह का इसका उपचार है और क्या इलाज संभव है? देखो, मिर्गी का जो ट्रीटमेंट है वो पहली बात तो अपन सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो अपन उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री से अपने को पता चलता है कि जो सीजर का ऑनसेट है वो फोकल है या जनरलाइज्ड है। उसके बेस पे अपन सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पे फिर उसको पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं
इन्वेस्टिगेशंस में जो अपन मोस्ट कॉमनली कराते हैं, एक ब्रेन की एमआरआई इमेजिंग जो होती है वो ज़रूरी होती है, एक ईईजी होती है। अदर इन्वेस्टिगेशंस भी अपन करते हैं, बट ये 2 इन्वेस्टिगेशंस अपने लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके आधार पे अपने को पता चलता है कि ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। यदि कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी निकलती है तो उसका सर्जिकली भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद कई बार किसी पेशेंट की मिर्गी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। कुछ पेशेंट में एपिलेप्सी सिंड्रोम्स होते हैं जो कई बार ईईजी के आधार पर अपन पता लगाते हैं, तो उनमें कई बार अपने को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। और कुछ केसेस जिनमें कई बार कॉज का नहीं पता चलता, तो उस केस में अपन एक 3 ईयर का कोर्स देते हैं। तो उसके बाद कई बार 70-80% लोगों का जो मिर्गी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। यदि किसी में फिर से दौरे पड़ते हैं कोर्स के बाद भी, तो कई बार अपने को या तो लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है या फिर दूसरा कोर्स देना पड़ता है। कितने टाइम का कोर्स होता है प्रॉपर मिर्गी के लिए? 2 to 3 ईयर डिपेंड करता है पेशेंट की प्रोफाइल पे। 2 to 3 ईयर का कोर्स होता है। डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा सा रुकूंगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। मिर्गी को लेकर हम बात कर रहे थे, किस तरह की बीमारी है, क्या सिम्टम्स है। खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर ब्रजलाल चौधरी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मिर्गी को लेकर हम बात कर रहे थे, जानना चाहेंगे, आप बता रहे थे मानसिक बीमारी है, किस तरह की बीमारी है और किस तरह का इलाज लेना चाहिए, क्या मानसिक बीमारी है मिर्गी? नहीं, देखो मिर्गी बिल्कुल भी मानसिक बीमारी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मिर्गी एक बीमारी है जिसको अपन मेडिसिन के साथ बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। मिर्गी के पेशेंट मानसिक रूप से या अपन आईक्यू। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मिर्गी का पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है? क्या शादी कर सकता है, नौकरी कर सकता है? हाँ बिल्कुल, वही मैंने बताया कि बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो मिर्गी का पेशेंट आराम से जॉब कर सकता है, आराम से शादी कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बशर्ते वो ट्रीटमेंट अपना रेगुलर ले, अपनी लाइफ स्टाइल को रेगुलर रखे। कोई माइनस पॉइंट होता हो मिर्गी के पेशेंट का, कोई वीकनेस होती हो, अपने आप को अयोग्य महसूस करता हो, क्या दिक्कत होती है या क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे जो मिर्गी के पेशेंट है अपनी लाइफ स्टाइल पूरी तरह सेटल करने की? देखो, मिर्गी की जब अपन बात करते हैं तो मिर्गी के जो मरीज हैं ना तो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, ना ही मानसिक रूप से अपंग होते हैं। पर मिर्गी के जो मरीज हैं उनको 2 ही बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक तो अपनी लाइफ स्टाइल को प्रॉपर ठीक रखें। लाइफ स्टाइल में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो स्लीप का होता है। यदि पेशेंट अपनी 7 to 8 आवर की स्लीप रेगुलर बेसिस पे रखते हैं तो उनको मिर्गी आने की या दौरे आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ में वो जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ कॉम्प्लायंस रखते हैं, ट्रीटमेंट रेगुलर लेते हैं, अपनी मेडिसिन को बिल्कुल जो डॉक्टर ने जो स्पेस बताया है 11 to 12 आवर का, उस स्पेस से ट्रीटमेंट रेगुलर लेते हैं और अपनी स्लीप को वो मेंटेन करते हैं, तो दौरे आने की संभावना बिल्कुल नील हो जाती है।
यदि वो ऐसा करते हैं कि देर रात तक जगते हैं, वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं या अपनी ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन है उनको स्किप कर देते हैं, तो उससे कई बार रिकरेंट बार बार दौरे आने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मिर्गी के जो मरीज होते हैं, मिर्गी के लक्षण उपचार आप बता रहे हैं, दौरे के बारे में बताएं, सिम्टम्स बताएं थोड़ा सा कि किस किस तरह के दौरे आते हैं। हाँ, देखो दौरा वही मैंने बताया कि फोकल ऑनसेट का मतलब हो गया कि जैसे कि किसी को एक लिम्ब में मूवमेंट चालू हुई, तो फोकल मोटर सीजर की अपन बात कर रहे हैं। वो भी फिर दो तरह के हो सकते हैं, किसी को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है साथ में और नहीं भी हो सकता है। तो किसी एक लिम्ब में मूवमेंट हुई और फिर उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, पेशेंट बेहोश हो गया, इस तरीके के सिम्टम आ सकते हैं। या फिर जनरलाइज सीजर्स की बात करें तो उसको एकदम से पूरी बॉडी में एकदम से मांसपेशियों का अकड़ जाना, लिम्स का बिल्कुल अकड़ जाना, साथ में गर्दन का एक साइड में टेढ़ा हो जाना, जबड़े का एकदम से बंद हो जाना, आंखों का ऊपर की तरफ रोल हो जाना, कई बार टंग वाइट हो जाना, और फिर उसके बाद में कई बार क्लॉनिक मूवमेंट, इस तरीके की मूवमेंट चालू हो जाना, इस तरीके के दौरे के सिम्टम्स होते हैं। और कई बार जो बच्चे होते हैं उनमें एब्सेंस सीजर्स भी देखने को मिलते हैं। एब्सेंस सीजर्स का मतलब है कि जैसे बच्चा कई बार स्कूल में पढ़ने गया है तो वो सिंपल हेड नोडिंग होगी, इस तरीके की मूवमेंट होगी और फिर से जग जाएगा, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है और उसमें पेशेंट अवेयर नहीं होता, तो उसकी वजह से उसकी स्कूल की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके के और कई बार साइकिक सिम्टम्स भी होते हैं, कई बार मानसिक सिम्टम्स भी दौरे की वजह से डेवलप हो सकते हैं, पर वो फुल टाइम नहीं होते, वो जब तक दौरा आएगा तब तक डेवलप होंगे, फिर उसके बाद ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, व्यवहार में अंतर भी आ सकता है कुछ समय के लिए, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके के सिम्टम्स मिर्गी के हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जब किसी पेशेंट के साथ या जब अपने किसी साथी परिजन के साथ इस तरह की स्थिति होगी, अचानक उसे जब मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, तो साथ वालों को, परिजनों को, जो पेशेंट के साथ में, उनको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से क्या शुरुआत करनी चाहिए उनको? देखो, मिर्गी का जो दौरा जो सबसे जो खतरनाक दौरा होता है, जिसको अपन GTCS बोलते हैं, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर, वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है मरीज़ के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसमें क्या होता है, वो टिपिकल जो दौरा होता है उसमें एकदम पेशेंट का हाथ पैरों का अकड़ जाना, यदि पेशेंट मान के चलो स्टैंडिंग पोजीशन में तो धड़ाम से गिरेगा, तो उससे कई बार गिरने से भी चोट लग सकती है मरीज़ को, और यदि आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट पड़े तो उससे भी कटने फटने का या हेड इंजरी का धोखा रहता है। तो अपने को यही करना है कि यदि अपने आसपास या तो ऑफिस में पेशेंट है या घर पे है या कहीं भी ऐसी जगह पे है जहाँ कोई और भी अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में अपने को मरीज़ जैसे ही अपने को गिरते हुए दिखे तो उसको सपोर्ट दे देना है और उसको आराम से ज़मीन पे लेटा के उसको करवट दिला दें या उसको बिल्कुल उल्टा लेटा दें। सबसे पहले ये करें। आसपास जो शार्प ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, शार्प चीज़ें, उनको हटा दें। यदि उसने टाई वगैरह लगाई हुई है तो उसको लूज कर दें, और कोई भी ऐसी चीज़ उसके मुंह में देने की कोशिश ना करें। जैसे कोई चाबी देते हैं, कई बार की चाबी, वो कई बार उंगली भी डालने की कोशिश करते हैं, तो इससे मरीज को भी नुकसान हो सकता है और आपकी उंगली वगैरह भी कट सकती है। और कई बार तो नाक तक बंद भी करते हैं लोग, तो उससे मरीज को नुकसान हो सकता है, सांस की दिक्कत हो सकती है। तो अपने को ये सब नहीं करना, आसपास के शार्प ऑब्जेक्ट हटा दें, पेशेंट को करवट लेटा दें या उल्टा लेटा दें। 1 से 2 मिनट के अंदर दौरा अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे ही दौरा शांत हो तो मरीज को तुरंत नियर बाई अस्पताल लेके जाएं, वहाँ डॉक्टर से संपर्क करें। अच्छा, ये दौरे की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में, ये दूर दराज की जो स्थिति देखी जाए तो आज भी लोगों में ये धारणा है कि जब किसी को मिर्गी के फीट्स आते हैं तो ये कहते हैं कि ये ऊपरी साया है, भूत प्रेत का इस पे साया है। उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखो, अभी भी दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसा करते हैं, तो वो अपने लेवल पे जो अपने कुछ हथकंडे उनको अपनाते हैं। झाड़ फूंक, बिल्कुल गाँव में अभी भी वो ऐसा करते हैं कि जब भी दौरा आता है, क्योंकि देखो मिर्गी का दौरा ऐसे डेली बेसिस पे नहीं आता, तो कई बार वो झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ते हैं। तो झाड़ फूंक करा के आ गए तो कई बार महीने भर तक नहीं आया, तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक हो गए, जबकि वो महीने बाद फिर से आ जाता है दौरा। तो दौरा क्या है, एकदम रैंडम होता है, कभी भी आ सकता है, किसी भी जगह आ सकता है। तो सब अपने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। कहीं झाड़ फूंक कराते हैं, कई बार किसी को दौरा आता है तो कई बार जूता सुंघाने की कोशिश करते हैं, चमड़े का जूता सुंघाने की कोशिश। इस तरह की धारणा भी है कि चमड़े का जूता या चमड़े की कोई वस्तु सुंघाई जाती है पेशेंट, ये सब करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, इससे उल्टा मरीज को नुकसान होता है। कई बार मुंह में चाबी देख के दांतों को खोलने की कोशिश करते हैं, और ये सब बिल्कुल मरीज के लिए रिस्की हो जाता है। कई बार पानी पिलाने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जब मरीज बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है, बेहोश होता है, उस टाइम पे अपन पानी पिलाएंगे तो फेफड़ों में जाने का धोखा रहता है, तो कई बार उससे मरीज के लिए मौत का कारण भी बन सकता है। तो अपने को ऐसी कोई भी गलत प्रैक्टिस नहीं करनी है। उन लोगों को क्या कहेंगे आप जो इस तरह चमड़े की चीज़ें सूंघाते हैं, या कितना उपयोगी होता है चमड़ा सूंघाना उस वक्त, या कोई नेगेटिव इफेक्ट है? देखो, पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, और क्योंकि आप जब मिर्गी किसी मरीज को, दौरा किसी मरीज को आता है, उसके आसपास आप बहुत सारी भीड़ करते हैं,
तो उस टाइम पे उसको देखो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी होती है, ऑक्सीजन का लेवल भी उस टाइम पे बॉडी में कम होता है, और आप भीड़ करेंगे तो उसके लिए और कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो बेहतर तो यही है कि बिल्कुल उसको खुली हवा आने दें, उसके आसपास भीड़ इकट्ठी ना करें, उसके कपड़े लूज करके बस उसको उल्टा करवट लेटा दें, बस यही करें और कोई ऐसी गलत प्रैक्टिस नहीं करें। ना कोई मुंह में की डालें, ना कोई चमड़ा सुखाएं, इससे उल्टा उसको रिस्क नुकसान होगा। जी। अच्छा, खुद को पेशेंट को क्या करना चाहिए अपने बिहेवियर में, जब उसको पता चले कि वो मिर्गी का पेशेंट है या इस तरह के फीट्स उसको आते हैं, पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो उसको कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले तो उसको हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन लेनी चाहिए। जब उसके कंसल्टेशन हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशंस हो गए, उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया, तो उसके बाद उसको एक तो अपना जो स्लीप पैटर्न है, स्पेशली स्लीप डेप्रिवेशन से सीजर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो अपनी स्लीप को अच्छे से मेंटेन करना है और मेडिसिन्स के लिए बिल्कुल एडिक्टेड रहना है। मेडिसिन्स को बिल्कुल एक भी डोज, एक भी टाइम मिस नहीं करना। सीजर के पेशेंट को हम जनरली ये एडवाइस देते हैं कि आप एक टाइम का चाहे खाना भूल जाएं, लेकिन मेडिसिन का एक भी डोज स्किप ना करें। यदि ये 2 प्रैक्टिस वो करेंगे, स्लीप अपनी रेगुलर रखेंगे, मेडिसिन रेगुलर लेंगे, तो उनकी जो एपिलेप्सी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। अच्छा, जो पेशेंट है उसके परिजनों को, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, मैं सबसे पहले तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है समाज के लिए कि जब भी आप अपने आसपास, अपनी फैमिली में या अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पे कहीं भी यदि इस तरीके के सिम्टम्स देखें, जैसा मैंने बताया कि पेशेंट को कोई एक लिम्ब के अंदर मूवमेंट हो रहा है, एकदम से बिल्कुल ठीक था और एकदम से ब्लैंक हो गया, रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, या एकदम से लिए धड़ाम से गिर गया, या एकदम से उसके एबनॉर्मल और अजीब सी एक्टिविटी बॉडी में चालू हो गई है, या एकदम से कुछ आ ई की आवाज़ निकलती है मुंह से और एकदम से धड़ाम पे गिर के कुछ हाथ पैर एकदम से मूवमेंट करने लगते हैं, तो ये दौरे के सिम्टम होते हैं। यदि ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत मरीज को उल्टी करवट या एक करवट या उल्टा लिटा दें, 1-2 मिनट में दौरा शांत हो जाएगा। सबसे पहले आप हॉस्पिटलाइज करें, वहाँ तुरंत उसको जो इमरजेंसी दवाइयाँ हैं वो दी जाएंगी। उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद वो पेशेंट लेवल होगा कि उसको मिर्गी है या नहीं। उसके बाद मान के चलो कि पेशेंट को मिर्गी है, तो उसके लिए फिर जो ट्रीटमेंट दिया जाए उसको बिल्कुल रेगुलर लें। डॉक्टर को रेगुलर जो फॉलोअप विजिट हैं उन पे दिखाते रहें आप, तो आपकी मिर्गी की जो बीमारी है वो हमेशा के लिए ख़त्म होने की पूरी संभावना है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इस तरह की बीमारी है जैसा आप बता रहे हैं, इसकी फिट्स आते हैं अचानक, जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो जिसको मिर्गी की बीमारी है, जिसको फिट्स आते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। अब पेशेंट ड्राइव कर रहा हो, कहीं सफ़र में हो, कहीं आउट ऑफ फैमिली हो, आउट ऑफ अपने रेजिडेंस हो, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हाँ, मैं देखो वही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मिर्गी और दौरा जो होता है वो कभी भी टाइम देख के, जगह देख के नहीं आता। तो चाहे आप रसोई में काम कर रहे हैं, चाहे आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, या आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे यदि दौरा आएगा तो कई बार आप इटसेल्फ दौरे की वजह से आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो दौरे की वजह से आप उस कंडीशन में, जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, उस टाइम पे दौरा आ गया तो आपका व्हीकल बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगा और आप एक्सीडेंट की वजह से आपकी जान जा सकती है जी। दूसरा, आप स्विमिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे दौरा आ गया तो आपकी डूबने से जान जा सकती है। आप किचन में काम कर रहे हैं, आप गैस के ऊपर गिर जाएं मान के चलो, या फिर आपकी फायर की वजह से जान जा सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है मिर्गी के मरीजों के लिए कि खासकर यदि वो अपना ट्रीटमेंट रेगुलर नहीं ले रहे हैं तो उनको इन चीज़ों से बचना भी चाहिए। जैसे ड्राइविंग से बचना चाहिए जितना हो सके, अकेले में स्विमिंग करने से बचना चाहिए, और कई बार रसोई में काम करने से बचना चाहिए। लेकिन यदि वो अपना ट्रीटमेंट रेगुलर ले रहे हैं और अपनी स्लीप को बिल्कुल रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट के साथ ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो दौरा आता है तो खुद मरीज को नहीं पता होता कि मेरे को क्या हुआ, क्योंकि फोकल ऑनसेट जो सीजर्स होते हैं उनमें कई बार कुछ एक्टिविटी होगी, बाद में जनरलाइज में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो जनरलाइज्ड ऑनसेट सीजर होता है वो बिल्कुल मरीज को इतना मौका नहीं देता, बिल्कुल संभलने का मौका नहीं देता, और एकदम से सीजर आता है तो वो उस टाइम मरीज कुछ नहीं कर सकता। तो अपने को उसको प्रिवेंट करना ही सबसे बड़ा इलाज है, उसको आने ही नहीं देना, यही सबसे बड़ा इलाज है। ये है डॉक्टर ब्रिजलाल चौधरी, जो कि न्यूरोलॉजी कंसल्टेंट है। इन्होंने मिर्गी को लेकर तमाम वो मिथ्या धारणाएं जो कि समाज में फैली हुई है बताया। खासकर उन लोगों को एक संदेश भी दिया कि जब आप अकेले हो, सफर में हो, ड्राइव में हो और उस दौरान फिट्स आते हैं तो वो आपके लिए कितने गंभीर और खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में इस बीमारी को किसी से छुपाए नहीं और तुरंत इसका इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में किसी खास मेहमान के साथ किसी अलग बीमारी पर बात करेंगे। आप देखते रहिएगा हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।